उत्तर प्रदेश की लाइव तस्वीरें दिखाएंगे, जहां पर कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम निर्णयों की जानकारी दी जा रही है। इस तरीके से अब उत्तर प्रदेश में 50 के करीब संचालन के अधिकार प्राप्त निजी विश्वविद्यालय हो गए हैं और पिछले 3 सालों में 5 सरकारी विश्वविद्यालय खुले। अब हर मंडल में एक सरकारी विश्वविद्यालय, जो योगी जी ने चुनाव से पहले संकल्प लिया था, वो पूरा हो गया और निजी विश्वविद्यालय में अच्छे से अच्छे प्रायोजक संस्थाएं आ रही हैं उत्तर प्रदेश में। ये 3 प्रस्ताव आज पारित हुए। खुद बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपाध्याय जी। उत्तर प्रदेश में जिला खनिज फाउंडेशन न्यास तृतीय संशोधन नियमावली 2025 को मंत्रिपरिषद ने आज अपना अनुमोदन प्रदान किया है। ये उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउंडेशन न्यास तृतीय संशोधन नियमावली 2025 प्रख्यापित की गई है। इसमें राज्य सरकार पर कोई व्यवहार नहीं पड़ेगा। प्रस्तावित संशोधन में 70% DMF निधियां केवल प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, कौशल विकास आदि में व्यय की जाएगी तथा 30% तक की निधि का उपयोग भौतिक संरचना, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इरिगेशन, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के विकास में व्यय की जानी। ये विशेष रूप से आज मंत्रिपरिषद ने इस पर अपनी सहमति प्रदान की है। इसके साथ भूतत्व और खनिकर्म का एक बिंदु पर मंत्रिपरिषद ने अपनी सहमति दी है। एक मिनट देख लीजिए। हाँ जी, खरीफ, हाँ वो है नहीं, उसको ब्रीफ नहीं करना है, वैसी विशेष बात नहीं है उसमें। वो तो हाँ हो गया। ये खरीफ वर्ष 2025-26 में मूल्य संवर्धन योजना के अंतर्गत धान क्रय नीति की घोषणा भी आज कर दी गई है कि 1 अक्टूबर से लेकर और 31 जनवरी 2026 तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और 15 अक्टूबर से लेकर 28 फरवरी 2026 तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में धान क्रय किया जाएगा। इसमें गत वर्ष धान के कामन धान का मूल्य 2300 रुपये प्रति कुंतल था। इस वर्ष जो प्रस्तावित हुआ है वो 2369 प्रति कुंतल प्रस्तावित हुआ है। ये कामन धान का मूल्य। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत धान क्रय नीति का निर्धारण 2369 रुपये का मूल्य निर्धारित हुआ है इस वर्ष के लिए कामन धान के लिए। ग्रेड ए धान के लिए ये 20 रुपये कुंटल उसमें ज्यादा होगा। इसमें 2389 प्रति कुंटल रहेगा, यानी पिछले वर्ष 2320 रुपये प्रति कुंटल का दाम था। कुल 69 रुपये की वृद्धि की गई है दोनों में, सामान्य यानी कामन धान में भी और ग्रेड ए वाले धान में भी। 60 लाख मीट्रिक टन खरीद करने का लक्ष्य है। इस समय 3300 केंद्र बन गए हैं। आज मुख्यमंत्री जी ने और खासतौर से मंत्रिपरिषद ने इसमें बढ़ाकर 700 केंद्र और बढ़ाने की बात कही है कि 700 केंद्र और बढ़ा दिए जाएं। इसमें खास तौर से इस बात की सावधानी बरती जाएगी कि नमी मापक यंत्र
इलेक्ट्रॉनिक कांटे और किसान को सुविधा के लिए पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए जो क्रय केंद्र बने। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी रायपुर के सिलतारा चौकी क्षेत्र स्थित गोदावरी प्लांट में बड़ा हादसा हो गया। प्लांट में सिल्ली गिरने से आपको बता दें कि दर्जनों लोगों की मौत हो जाती है, जबकि 6 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। लोगों ने यहां पर शिकायतें भी की हैं और कुछ लोगों के मलबे में अभी भी दबे होने की खबरें निकल कर बाहर आई हैं। फिलहाल रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। इधर घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। तो बड़ी और दुखद खबर आपको दे रहे हैं, कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। गोदावरी प्लांट में हादसा हो गया है और उसमें बहुत से लोगों की जानें गई हैं। तो मुझे लगा कि ये क्षेत्र की, मैं पूर्व जनपद अध्यक्ष भी रह चुकी हूँ, तो मेरा दायित्व बनता है कि क्या हुआ है तो वस्तु स्थिति से अवगत होने का। तो इसीलिए मैं गोदावरी प्लांट के गेट नंबर 2 पर खड़ी हूँ, जहाँ ग्रामीण जन भी खड़े हैं जिनके परिजन हताहत हुए हैं या इस आशंका से कि वो सही ठीक है कि नहीं है जानने के लिए, और हमारे मीडिया के बंधु भी खड़े हैं। पर प्रबंधन के द्वारा वहाँ किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा है, तो इससे हमें वस्तु स्थिति नहीं पता चल रहा है। और ऐसे हादसे, क्योंकि हमारा क्षेत्र धरती औद्योगिक क्षेत्र है और ये हमेशा ऐसे हादसे होते रहते हैं क्योंकि सेफ्टी नियमों की हमेशा अनदेखी की जाती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूरे प्रदेश वासियों को दशहरा और दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर उन्होंने किसान के लिए आपको बता दें राशि का भी ऐलान कर दिया है। वहीं पर उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही सरकार इसके लिए डिटेल कार्यक्रम भी जारी करेगी। अब इसमें फसल उपार्जन योजना के तरह किसानों के पंजीयन भी करवाने की कई ऐसी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। इसके साथ ही सोयाबीन की फसल का MSP 5,328 रुपये दिलवाने का किसानों को भरोसा दिया। इसके साथ ही साथ वादा ये भी किया कि किसान फसल कहीं भी बेचे, उस फसल के जो विक्रय मूल्य है, इसी के साथ MSP मूल्य में जो अंतर होगा सरकार उसकी भरपाई करेगी। प्रदेश सरकार किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। खास करके सोयाबीन के क्षेत्र में जिस प्रकार से अभी हमारी सरकार ने यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से सोयाबीन का वर्तमान का MSP का रेट 5,328 रुपये का जो रेट है वो रेट हम दिलवा के रहेंगे। इसमें वो अपना माल मंडियों में बेचे, लेकिन वो केवल पंजीयन हमारे यहाँ करा ले, तो इस आधार पर अंतर की राशि जो घाटा होगा सरकार देने के लिए तैयार है। यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से किसानों के लिए कोई तकलीफ नहीं है। हम हर हालत में किसानों को उनका योग्य प्रकार से घाटे की भरपाई करने के लिए भावांतर योजना लागू कर रहे हैं। अर्थात जिस किसान का FAQ होगा उसे विक्रय मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के अंतर की राशि सीधे सरकार उनके खाते में देगी। लेकिन इतना जरूर करना पड़ेगा, किसानों को पंजीयन का कार्य जैसे पहले उपार्जन के लिए वो अपना पंजीयन कराते थे, उसी प्रकार से हम डिटेल कार्यक्रम घोषित करने वाले हैं ताकि वो अपना पंजीयन करा ले और उस पंजीयन के उपरांत जिस किसी किसान को MSP से कम में अगर वो अपनी फसल बेचे होंगे तो हम उनके खाते में अंतर की राशि डाल करके हम उसके घाटे की पूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आइए हम सब मिलकर के किसान हितैषी ऐसे निर्णयों के लिए लगातार हमारी सरकार के साथ चलें। आने वाले दशहरे की, दीपावली की सबकी बधाई। बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज ये कसा है कि कांग्रेस में गुटबाजी होने का आरोप कहीं ना कहीं बीजेपी अब लगा रही है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं पर ध्यान न देकर चमचागिरी में सब लगे रहते हैं और अपने चमचा पद्धति को बढ़ाने में भ्रष्टाचार दिखाई देता है। नोट वोट चोरी यहाँ पर की जा रही है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी है, नव सृजन के लिए बाहर से पर्यवेक्षक ला रहे हैं। सरकार का यहाँ पर गुटबाजी है। इस गुटबाजी को सही करने के लिए आज 17 पर्यवेक्षक उनको नियुक्त करने पड़ रहे हैं। ये कितनी शर्म की बात है कि स्थानीय स्तर पर संगठन को वो संभाल नहीं पा रहे हैं, तो एक नव सृजन की कोशिश के लिए इनको बाहर से 17 पर्यवेक्षक लाने पड़ रहे हैं। और ये पर्यवेक्षक जो हैं ये अब यहाँ की नब्ज टटोलेंगे और देखेंगे कि यहाँ के कार्यकर्ता कौन सही है कौन गलत है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि हाई कमान के निर्देशों पर और हाई कमान के इशारों पर चलने वाली कांग्रेस बन गई है। देहरादून में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण महारा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क में UKSSC पेपर लीक के मामले को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। महारा ने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं की नौकरियों के साथ खिलवाड़ कर रही है। पेपर लीक घोटाले में
जो हाकम सिंह है, इसके जैसे कई लोग हैं, इनको दोबारा संरक्षण दिया जा रहा है और सरकार सीबीआई जांच से बचती दिखाई दी। उन्होंने आगे चेतावनी ये भी दी है कि अगर 3 अक्टूबर तक परीक्षा रद्द करके दोबारा करवाने की घोषणा नहीं हुई तो कांग्रेस मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी। आखिर ऐसा क्यों है कि जो भी भर्ती घोटाला हो रहा है उसमें बीजेपी के ही जुड़े हुए लोग सामने आ रहे हैं और मुख्यमंत्री उसको जिहाद का नाम दे रहे हैं। अब और कुछ नहीं पता तो जिहाद, कभी लैंड जिहाद, कभी धूप जिहाद, अब जो है भर्ती जिहाद। अरे मुख्यमंत्री जी शर्म कर लीजिए, थोड़ा अपनी सरकार को ढंग से चलाना सीख लीजिए। आपको अनुभवहीन लोग कहते थे, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अनुभवहीन के साथ साथ कुछ और भी है। खबरों में आगे बढ़ते बात दंतेवाड़ा की करेंगे। दंतेवाड़ा जिले के करीब 16 से 17 गांव के प्रभावित ग्रामीणों ने आज कोत्तागुड़ेम किरंदुल रेलवे लाइन परियोजना के सर्वेक्षण कार्य पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मांग की। ग्रामीणों ने अनुविभागीय अधिकारियों के नाम तहसीलदार को एक ज्ञापन भी सौंपा और जिसमें पैसा एक्ट और 5वीं अनुसूची के उल्लंघन का हवाला देते हुए सर्वे कार्य को रोकने की अपील की है। अभी एक जो केंद्र सरकार का जो स्कीम है वर्तमान में किरंदुल से लेकर के कोत्तागुड़म तक जो रेल मार्ग का बिछाने का चल रहा है, उसको लेकर के सर्वे को लेकर के जब लगातार रेलवे के अधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। ये है कि 5th शेड्यूल इलाके में सबसे पहले जो ग्राम सभा का सहमति बहुत ज़रूरी है। जब सर्वे भी होते हैं तो कम से कम पंचायत को सूचना देना था, लेकिन ये लोगों ने अभी तक कोई सूचना नहीं दी है। सर्वे करने की कोशिश कर रहे हैं और हम लोग लगातार विरोध कर रहे हैं कि भाई कोत्तागुड़म से लेकर के किरंदुल से जो कोत्तागुड़म जाएगा रेल लाइन बिछने का जो चल रहा है, सेंट्रल में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो ट्रिपल इंजन की सरकार पूरे देश में चल रही है, जहाँ हमारे अनुसूचित जनजाति ट्राइबल्स रह रहे हैं, SC रह रहे हैं, उन क्षेत्रों को, वहाँ के रहने वाले लोगों को ये मारने का काम कर रही है। ललितपुर में मिशन शक्ति फेज 5 के तहत जिले में विभिन्न प्रशासनिक पदों पर 1 दिन के अधिकारी बनाए जा रहे हैं और इसी क्रम में ललितपुर में एक अनोखी सी पहल पेश की गई है। यहाँ पर योगी जी मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम चलाई जा रही है। इस योजना में महिला ने महिला सशक्तिकरण का अनोखा उदाहरण कहीं ना कहीं पेश किया है। ममता नाम की एक महिला जो अपने परिवार का भरण पोषण फल का ठेला लगाकर करती है। ललितपुर में एक तरफ मिशन शक्ति के तहत जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और अन्य पदों पर जहां महिलाओं को बिठाला जा रहा है, स्कूली छात्राओं को बिठा के वहां पर महिला सशक्तिकरण का उदाहरण पेश करें। वहीं एक हमारे पीछे खड़ी हुई महिला है जो महिला सशक्तिकरण का एक अनोखा उदाहरण पेश कर रही है। हम आपको दिखा दें, जो ठेला लगा के अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं और एक छोटी बच्ची है जिसने मिसाल पेश की है, वो भी अपनी माँ का साथ देती है। हम उनसे बात करेंगे कि आखिरकार क्या मजबूरी है और किस कारण ये ठेला लगा रही हैं। ये क्या नाम है आपका? ममता। आपका क्या मजबूरी हुई कि आपने ठेला लगाया? मजबूरी, पति का स्टूडेंट हो गया, मजदूरी नहीं करते थे, इसलिए अपना फल बेचते, बच्चे को पाल रहे। अच्छा, अब आपके पति क्या करते थे? पति पहले बेलदारी करते थे, अब हाथ पाँव नहीं चले, मेहनत का काम नहीं कर पाते। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 5 लड़की 1 लड़का। तो ठेला लगा के गुजारा हो जाता है परिवार का? अब कुछ ठेला हो जाता, कुछ खाना माना बनाते, काम मजदूरी करते थोड़ी होती। अच्छा, और साथ में आपकी बच्ची साथ में रहती है? बच्ची रोड पे बैठती है, खाना बनाने जाती। अच्छा, इसके साथ में इनकी बच्ची भी, उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी पूछेंगे। क्या नाम है बेटा? आप डेली माँ के साथ आती हैं? कैसा लगता है आप जब ठेला लगाती हैं, यहाँ से आप ये फल बेचने का काम करती हैं? कैसा लगता है? तो इससे परिवार चल जाता है? तो ये देखिए, हम बात कर रहे थे जो हम महिला सशक्तिकरण की, वहीं पर इन्होंने एक अनोखा उदाहरण पेश किया है कि परिवार का भरण पोषण अब उनके पति असहाय हो गए हैं तो इन्होंने स्वयं ठेला लगाकर परिवार का भरण पोषण शुरू किया है और इनके जो परिवार में बच्चे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई इसी से चलती है, इसी से इनका रोजगार चल रहा है। और साथ ही बात करें, जब सीजन नहीं होता है तो ये कई बार शादी विवाह में जाके खाना भी बनाती है, कहना है इनका।
और एक अनोखा उदाहरण पेश किया है महिला सशक्तिकरण का। इनसे जो महिलाएं हैं जो बेरोजगार है या कोई काम नहीं कर रही, उनका इनसे एक सीख लेने की आवश्यकता है। ललितपुर से एशियन न्यूज के लिए। बस्तर में प्रस्तावित बोध घाट परियोजना और कोट्टागुंडम किरंदुल रेल मार्ग को लेकर विवाद अब गहराता जा रहा है। शुक्रवार को बस्तरिया राज मोर्चा के पदाधिकारियों ने इस मुद्दे पर बस्तर कमिश्नर को मुख्यमंत्री राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा। मोर्चे के संयोजक मनीष कुंजाम ने यहां पर कहा कि बोध घाट परियोजना से 56 गांव जलमग्न हो चुके हैं और जिससे आदिवासी संस्कृति और उनकी पारंपरिक जो जीवन शैली है इस पर भी असर हो रहा है। उन्होंने आरोप ये भी लगाया कि इस परियोजना बस्तरवासियों के लिए, ये जो कई परियोजना है ये बस्तरवासियों के लिए नहीं बल्कि खनन जो कंपनियां हैं उनके हित को साधने के लिए लाई जा रही है।